आप सभी का फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने डिस्कस स्टार्ट किया था की नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डन करा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ में और स्टार्ट किया था पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है, तो हमने कवर्ड किया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है, लेकिन पहली चीज होगी यहाँ पे वो होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, हमारे सेंटर ऑफ द डिस्कशन में। ऑलराइट, तो इस नोट के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा प्रीवियस लेक्चर्स की पहली चीज को, जो मैंने आपको बताया था कि पीएससी जो है वो डिवाइड होता है यूपीएससी में और एसपीएससी में। ऑलराइट, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट और बाकी सभी सर्विस कंडीशंस के लिए फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। ठीक है, और प्रायर नेम जो था, पहले का नाम जो था यूपीएससी का, वो था, प्रायर नेम क्या था इसका मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो था आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो वो था आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑलराइट, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमने इसका जो नाम था वो चेंज करके यूपीएससी रख दिया, जो कि आपका मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो ये चीज थी जो हमने डिस्कस की थी। तो बेसिक पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपॉइंटमेंट सिलेक्शन के लिए और बाकी सभी सर्विस कंडीशंस के लिए। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की, लेकिन ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट। ठीक है, जो कि स्टैब्लिश होता है विद द यूपीएससी। यूपीएससी के साथ ही इसलिए भी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि इसको पावर मिलती है सेम सेट ऑफ रूल्स से कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी था कि यूपीएससी जो है बेसिकली उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से पावर देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑलराइट, तो ये चीज जो थी मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यूपीएससी जो है उसके पास जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 315 से आर्टिकल्स 323। ऑलराइट, तो ये आर्टिकल्स जो हैं ये बेसिकली पावर हाउस होते हैं यूपीएससी के लिए, ताकि वो अपने एक्शंस को और फंक्शंस को कर सके। ऑलराइट, तो जब ये आता है आपका एसपीएससी पे या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे, तो इनके पास भी सेम आर्टिकल्स होते हैं ताकि वो अपने आप को पावर्ड कर पाए। ठीक है, यानी मतलब हुआ जो इनके भी आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक पावर ग्रांटेड। ऑलराइट, 315 से 323। लेकिन यहां पे कुछ सिमिलरिटीज है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं एसपीएससी में और यूपीएससी में। और ये चीजें क्या है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जैसे कि पहला डिफरेंस है, यूपीएससी रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और आप कह सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ऑलराइट, और ये बेसिकली आपका पहला और बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, यूपीएससी जो है वो बेसिकली वो सिलेक्शन लेता है किसके नाम पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो आपके दो चीजें करते हैं यूपीएससी के लिए। पहली चीज वो पास करते हैं लिस्ट को सर्विस वैकेंसी के लिए। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी, यूपीएससी कंडक्ट करता है एग्जाम और सिलेक्शन को। ठीक है,
ताकि पर्सन को अपॉइंट किया सके उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और जो थर्ड और फाइनल वर्क था वो ये था कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो ये था बेसिकली आपका वर्क डन बाय द यूपीएससी। पहला, ये सर्विस वैकेंसी की लिस्ट रिसीव करते हैं प्रेसिडेंट से, उसके बाद कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन को और सिलेक्शन प्रोसेस को, और उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो कि सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुका है उसको अपॉइंट किया जाता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो अब अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो पहली चीज यहाँ पे है कि उनको जो लिस्ट मिलती है वैकेंसीज की वो किससे मिलती है, वो मिलती है गवर्नर ऑफ द स्टेट से। ऑलराइट, सेकंड, कंडक्ट करते हैं एग्जाम्स को और सिलेक्शन प्रोसीजर को। ठीक है, थर्ड, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो बेसिकली अपॉइंटेड होते हैं इन द नेम ऑफ गवर्नर। ऑलराइट, तो ये था आपका डिफरेंस। यूपीएससी जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करता है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बेसिकली वर्क करता है विद द गवर्नर। जो गवर्नर है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वैकेंसी लिस्ट को पास करने के लिए। उसके बाद एसपीएससी क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट करता है, सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करता है, और थर्ड, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो अपॉइंट होते हैं इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो ही अपॉइंट करता है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पीएससी, यानी जो पर्सन जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए काम करेंगे वो बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जबकि जो यूपीएससी मेंबर्स हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें मैंडेट की। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्ट करने के लिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को और अपॉइंटमेंट्स को काफी सारी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एंड पोस्ट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए। तो आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ए का, बी का और सी का, ये सभी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इनके खुद के एसपीएससीज हैं। ऑलराइट, तो क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां पे उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, वहीं पे जो हर स्टेट है, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेट, उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, हैविंग इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन नीड होगी ए की, बी की और सी की, उन सब की एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स अलग अलग होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका क्या होगा मतलब, तो बेसिकली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो डिफरेंट लिस्ट बनाएगा और डिफरेंट एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ताकि हर एक स्टेट की जो अपनी खुद की नीड है उसे फुलफिल किया जा सके। इसका मतलब हुआ ए जो है वो स्पेसिफाई करेगा अपनी नीड्स को, बी स्पेसिफाई करेगा अपनी नीड्स को, सी है स्पेसिफाई करेगा अपनी नीड्स को। ऑलराइट, उसके बाद इनके खुद के रिस्पेक्टिव जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट्स मेड करेंगे। ठीक है, वहीं पे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये आपका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जो आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, जबकि सेंट्रल पूरे कंट्री का। उसके बाद हम बात करें फंक्शंस की, तो कंडक्ट करता है स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को और रिक्रूटमेंट के लिए
फॉर द स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और बाकी अदर स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, और सभी सर्विसेज जितनी भी हैं या वैकेंसीज हैं फॉर डिफरेंट नीड्स, ये बेसिकली आर वेराइंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टेट्स जो हैं उनके पास स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की नीड ज्यादा होगी, पुलिस सर्विस की नीड ज्यादा होगी, या फिर बाकियों के पास इंजीनियरिंग सर्विसेज या बाकी और चीजों की। कुछ के पास नीड ज्यादा होगी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, कुछ के पास मेडिकल सर्विसेज की नीड ज्यादा होगी, कुछ के पास टूरिज्म की डिटेल्स ज्यादा होंगी। ठीक है, तो सभी सेक्टर्स की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं स्टेट टू स्टेट। तो क्या होगा यहाँ पे, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है, वो बेसिकली कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, और आप कह सकते हो एसपीएससी से पर्टिकुलरली, क्योंकि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, या अपेक्स बॉडी होता है स्टेट में पीपल्स को अपॉइंट करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विसेज। ऑलराइट, तो उसके बाद यहां पे क्या होगा, वैकेंसी लिस्ट पास आउट होगी जो कि डिफरेंट होगी स्टेट टू स्टेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पे 3 स्टेट्स हैं, ए बी सी, और इन स्टेट्स की अपनी अपनी नीड है एक्स वाई जेड। ठीक है, जो ए है उसको जरूरत होगी 20x की, 19y की और 10z की। उसके बाद बी को रिक्वायरमेंट है 10x की, 20y की और 19x की। ठीक है, वहीं पे बी को रिक्वायरमेंट होगी 20x की, 10y की और 19z की। तो क्या होगा, तो यहां पे इनके पास सेम सर्विसेज होंगी लेकिन उनकी वैकेंसीज या उनकी जरूरतें अलग अलग होंगी। ठीक है, और ये स्पेसिफाई कौन करेगा, उनका गवर्नर, उन स्टेट्स का गवर्नर बेसिकली। इसके बाद जो एसपीएससी है बेसिकली ए का, बी का और कहें सी का, ये रिस्पेक्टिवली क्या करेगा, स्टार्ट करेगा रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को, सिलेक्शन प्रोसेस को, और फुलफिल करेगा इन सभी नीड्स को। ठीक है, तो याद रखिएगा इन डिटेल्स को। उसके बाद जैसे आपको बताया था कि ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस कंसर्निंग द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ऑलराइट, जैसे कि अगर कोई भी इंसान है यहाँ पे जो कि सिलेक्टेड हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, ऑलराइट, या फिर आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए, और अब ये जो इंसान है ये बेसिकली इसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इनके अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब अगर ये अपॉइंट होते हैं इन द नेम ऑफ गवर्नर, इनका प्रमोशन और ट्रांसफर और इनके जितने भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज हैं वो सभी गवर्नर के नेम में सॉल्व होते हैं। तो अब अगर यहाँ पे कई सारी सर्विसेज हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, एग्जाम्पल के लिए एक्स का डिफरेंट सिनेरियो है, वाई का डिफरेंट सिनेरियो है, जेड का डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है, ऑलराइट, जो गवर्नर अलोन इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इन सभी सर्विस कंडीशंस को स्पेसिफाई कर पाए एक्स वाई और जेड को, और इनके अकॉर्डिंग काम कर पाए। तो क्या होगा, अगर गवर्नर को कोई भी डिसीजन लेना है इन सर्विसेज के अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में, ट्रांसफर में, डिसिप्लिनरी एक्शंस में या सर्विस रिलेटेड इश्यूज में, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज के लिए, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स में, तो क्या करेगा वो बेसिकली कंसल्ट करेगा किसके साथ में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ में, उस पर्टिकुलर स्टेट के, और इस डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो अपॉइंटमेंट्स है वो किए जाएंगे, जो प्रमोशंस है वो किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे और डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो इसके बाद
अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो हर स्टेट जो है उसका जो पीएससी हेड है उसे कौन होता है, चेयरमैन होता है, और जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली वेराई करते हैं स्टेट टू स्टेट, और डिटरमाइन कौन करता है उन्हें, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ओके, और इनके जो नंबर्स हैं फिक्स नहीं होते और वेराई होते हैं स्टेट टू स्टेट, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो टोटली डिपेंड होता है नीड पे। जैसे कि मान लीजिए अगर ए के पास ज्यादा नीड है तो यहाँ पे 10 मेंबर्स हो गए, बी के पास थोड़ी सी कम नीड है तो यहाँ पे 7 मेंबर्स हो गए, सी के पास बहुत ही कम नीड है तो यहाँ पे 5 मेंबर्स हो गए या 6 मेंबर्स हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ नीड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, वैसे जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो ग्रांट करते हैं एम्प्लॉयज को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस से पहले की। तो अगर हम एक चीज डिस्कस करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फर्स्ट इज आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आपको बताया भी था हम जब डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स को, तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है बेसिकली वो डील करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन दी पब्लिक सर्विसेज। जैसे कि कोई भी जो एग्जाम को देना चाहता है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एंट्री लेना चाहता है और इसके लिए एलिजिबल है, तो वो रोका नहीं जा सकता अपने जेंडर की वजह से, अपने रिलीजन की वजह से, अपनी कास्ट की वजह से, अपनी रेस की वजह से और अपनी बर्थ प्लेस की वजह से। ऑलराइट, तो याद रखिएगा अगर कोई भी इंसान जो कि पब्लिक सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, चाहे स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको इन बेसिस पे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, चाहे वो जेंडर की बात हो, रिलीजन की बात हो, कास्ट की, रेस की या बर्थ प्लेस की, अंडर आर्टिकल 16 जो कि प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। पहला एक्सेप्शन है कि अगर रिजर्वेशन की हम बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और कास्ट, यहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कोई भी पर्सन के साथ में जो कि सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन जो स्टेट है उसके पास ही राइट होता है कि वो रिजर्व कर सकती है सर्टेन वैकेंसीज को फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए, अगर उनके जो नंबर्स हैं सर्विसेज में वो एडुकेटली प्रेजेंटेड नहीं है। जिसका मतलब हुआ जो स्टेट है उसके पास ये पावर है कि वो वैकेंसीज को रिजर्व करेगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो एडिक्वेटली या फिर सफिशिएंटली सर्विसेज में प्रेजेंटेड नहीं है या रिप्रेजेंटेड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सेकंड है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और इन शॉर्ट हम इन्हें कहते हैं EWS। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि जो स्टेट है उसके पास ये पावर है कि वो 10% सीट्स को रिजर्व कर सकती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि 10% फॉर एड फर्दर। ठीक है, 10% इसमें और भी जोड़ा सकता है पहले से ही प्रोवाइडेड रिजर्वेशन में भी। जिसका मतलब हुआ ये बेसिकली सिर्फ अलाउड नहीं होता 10% रिजर्वेशन के लिए, बल्कि 10% और रिजर्वेशन इन दी जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलेंट कंडीशंस। तो ये आपके कुछ पॉइंट से। थर्ड पॉइंट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट की। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1940 या कहें 57 की अगर हम बात करें तो
तो बेसिकली ये जो एक्ट था इसने ये एंश्योर किया कि जो पर्सन है वो उस स्टेट का नेटिव होना चाहिए। पर्सन शुड बी द नेटिव ऑफ द स्टेट, यानी उसी स्टेट का होना चाहिए कि अगर वो उस पर्टिकुलर स्टेट की सर्विस कमीशन को ज्वाइन करना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, चलिए उदाहरण लेते हैं इसका, कि अगर ये पर्सन है जिसे ज्वाइन करना है सर्विसेज ऑफ ए, ऑलराइट, तो उसको स्टेट ए का लोकल होना जरूरी है, वरना वो ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, ऑलराइट। तो ये था बेसिकली आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। हालांकि ये जो एक्ट है इसे खत्म कर दिया गया 1974 में। ठीक है, 1974 में एक्सपायर्ड हो गया और करंटली ये सिर्फ कुछ स्टेट्स के लिए प्रेजेंट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑलराइट। जिसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी पर्सन जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट की सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है तो वो वहां का लोकल होना चाहिए, ऑलराइट। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इनके अपॉइंटमेंट के लिए। जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है अपॉइंटमेंट्स के लिए, ओके। लेकिन जो रिमूवल है इन मेंबर्स का या चेयरमैन का, वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस, इसको याद रखिएगा। गवर्नर जो है वो बेसिकली अपॉइंट करता है, ठीक है, चेयरपर्सन का और मेंबर्स का, वेयर एज जो प्रेसिडेंट है वो इनको रिमूव कर सकता है ऑफिस से, ऑलराइट, ऑन द सेम ग्राउंड्स एज पर द यूपीएससी। लाइक द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड चेयरपर्सन, जैसे उन्हें रिमूव किया सकता है, ठीक उसी ग्राउंड पे एसपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर्स को भी रिमूव किया सकता है। तो वो ग्राउंड कौन से हैं? तो आइए उन ग्राउंड्स को एक बार देख लेते हैं। पहला ग्राउंड है, अगर ही और शी या फिर कोई भी इंसान जो मेंबर था वो बेसिकली बैंकक्रप्ट हो गया या फिर कहें इंसॉल्वेंट या दिवालिया हो गया, तो इस सिनेरियो में जो ही और शी है उसे रिमूव किया जा सकता है। सेकंड है, अगर ही और शी इन्वॉल्व इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, तो उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड है कि अगर इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी इंसान या व्यक्ति मेंटली और फिजिकली यानी मानसिक और शारीरिक तौर पे कैपेबल नहीं है सर्व करने के लिए एसपीएससी और यूपीएससी को, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट यह है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये कोई भी एक ऐसे केस में इन्वॉल्व है जो कि मिसबिहेवियर का केस था, ऑलराइट, तो ये कुछ 4 ग्राउंड्स हैं जहां पे कि इनको रिमूव किया जा सकता है। पहला है कि अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। सेकंड है कि वो अपनी ऑफिस के बाहर भी किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में है तो ही उन्हें रिमूव किया जा सकता है, अगर वो किसी और चीज के लिए भी काम करते हैं यूपीएससी और एसपीएससी के बाहर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह लगता है कि वो व्यक्ति जो मेंबर है वो बेसिकली मानसिक और शारीरिक तौर पे अब सर्व नहीं कर सकता, तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है,
ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर वो किसी भी ऐसे केस में इन्वॉल्व थे जो कि मिसबिहेवियर का केस था, ठीक है, तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। ऑलराइट, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, इन केस ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड मिसबिहेवियर, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो बेसिकली टेक अप द चार्ज लेता है बेसिकली आप कह सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। ऑलराइट, और अगर उन्हें लगता है जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है वो क्लियर है, और आप कह सकते हैं कि वैलिडेटेड है, तो ही यहां पे कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते और रिमूव किया जाएगा पर्सन को। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है कि जो ग्राउंड है रिमूवल का वो वैलिड नहीं है, तो यहां पे उस पर्सन को वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा अपनी पोजीशन पे, यानी रिस्टोरेशन विल बी ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट, और कह सकते हैं कि आप जो कि बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसको रिस्टोर करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसे रिस्टोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर कोई भी रिमूवल प्रोसेस किया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी ऑफ मिसबिहेवियर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली इंटरफेयर करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है। अगर दो केसेस यहां पे मिलते हैं, पहला केस कि अगर जो रिमूवल ग्राउंड है वो वैलिड है, ठीक है, यानी जो पर्सन था जिसको चार्ज किया गया रिमूवल उस केस में मिसबिहेव के लिए, उन्होंने सही में ही उसमें इन्वॉल्वमेंट थे, तो यहां पे ऐसा कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा रिमूव करने का। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो पर्सन जिसे रिमूव किया गया है इन चार्जेस के अंडर वो गलत है या फिर वैलिड पॉइंट्स पे नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस पर्टिकुलर पर्सन को रिस्टोर करने के लिए, और ये एडवाइस जो होती है ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसे रिस्टोर करना ही पड़ेगा। हालांकि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो टेम्पररी बेसिस पे ही रिमूव कर सकता है पर्सन को, ऑलराइट, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। ऑलराइट, अगर पर्सन जो है उसे रिमूव किया गया है प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के अंडर और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तब तक गवर्नर जो है उसको रिमूव कर देगा उस पर्सन को, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। और अगर जिस पर्सन को रिमूव किया गया है वो केस जीत जाता है तो उसको वापस से पावर में रिस्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं जीतता तो उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें इंडिपेंडेंसी की, तो चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इनके डिसीजंस जो है वो फ्री होते हैं इंटरफेरेंस से बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ये कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट्स को इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर और एंश्योर करते हैं मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस को। जिसका मतलब हुआ ये बेसिकली इनवाइट करते हैं उन लोगों को जो कह सकते हैं फेयरली और हार्ड वर्किंग है और उसके बाद ही इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंसी है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इस लेक्चर में हमने खत्म कर लिया है पब्लिक सर्विस कमीशन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरे इंस्टीट्यूशन की। तब तक आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कीजिए जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए, और रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।